बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नेम है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स और आज चैप्टर नंबर 8 का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज के टॉपिक को थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। मैं आपको पूरे जो प्रेपरेशन मेथड है फॉर अल्केन्स के लिए उसके टोटल 5 मेथड्स हैं वो आपको आज नहीं बताऊंगी, बल्कि मैंने अपने मेथड को आज थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि आप लोग जो है वो जो सेम चीजें हैं, जो सिमिलर चीजें हैं अल्केन अल्कीन्स और अल्काइंस की, वो आपको पहले करवा दी जाएं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में और सिमिलैरिटी में और आपको ये आइडिया हो सके कि चीज़ों में क्या चीज़ आपस में रिजेंबल करती है और उस बेस पे आपने उन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है। तो वो चीज़ आप लोग जो है वो आज के लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक का उन्वान है दैट इज कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस। यानी आप तमाम मेथड्स तो नहीं स्टडी कर रहे हो, बट इन अल्केन अल्कीन और अल्काइन इन तीनों को जो है वो हम तैयार कर सकते हैं बाय कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के जरिए। तो आज के टॉपिक का हमारा मेन फोकस इनके ऊपर रहेगा कि कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से इन तीनों को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अल्केन्स के बारे में जान लेते हैं कि अल्केन्स होते क्या हैं। अल्केन्स का स्टूडेंट सेकंड नेम होता है दैट इज नोन एज द पैराफिन्स। ठीक है, अल्केन्स का सेकंड नेम क्या है? पैराफिन्स। और अल्केन्स जो हैं ये आपको पता है ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपने बारहा पहले पढ़ी है कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? दैट इज CnH2n+2 होता है। सेकंड चीज जो आप लोगों को पता है अल्केन्स के हवाले से कि ऑल बॉन्ड्स इन अल्केन्स आर सिंगल बॉन्ड्स, यानी अल्केन्स के तमाम बॉन्ड सिंगल होते हैं। और ये आपको कई दफा बताया है कि कार्बन जो है वो अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है। इट मीन उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। थर्ड चीज इनके हवाले से ये है कि अल्केन्स और या पैराफिन्स को हम एक और नेम देते हैं दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाई दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? बिकॉज ऑल द मेंबर ऑफ अल्केन्स विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड टू ईच अदर। जबकि मीथेन इस सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट या फर्स्ट मेंबर कहलाता है अल्केन्स का। इनके अंदर अल्केन्स के तमाम जो होमोलोगो सीरीज के मेंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। यानी इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। और इन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री क्या होती है? दैट इज टेट्राहेड्रल। तो ये जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट अल्केन्स और पैराफिन्स के बारे में। अच्छा, पैराफिन्स के हवाले से भी आपको बता दूं कि पैराफिन वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है लिटिल रिएक्टिविटी को। पैरा जो है ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, तो पैरा का मीन होता है लिटिल और फिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी। तो पैराफिन्स को हम लिटिल रिएक्टिविटी के हवाले से भी याद करते हैं। और इस हवाले से हम ये कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं या जो पैराफिन्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी इंतहाई कम होती है। अब आगे जो है वो हम चल के इसकी रिएक्टिविटी को भी स्टडी कर लेंगे कि क्यों जो है वो इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। उसके बाद अल्केन्स की जनरल मेथड्स जो हैं वो हम प्रिपरेशन के देखेंगे। आज के टॉपिक में आप कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, इसको पहले हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक में याद रखना है कि आप लोगों ने तीनों वे से, आप चाहे अल्केन तैयार करो, अल्कीन तैयार करो या अल्काइंस तैयार करो, ठीक है, तीनों वेज में डिफरेंस क्या होगा कि इन तीनों तरीकेकार का वे सेम है। यानी आप एक दफा अगर एक मेथड को अच्छे से समझ के याद कर लेते हो, फिर अल्कीन्स में भी वही मेथड अप्लाई होगा, अल्काइंस में भी वही मेथड अप्लाई होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा इसके स्टार्टिंग मटेरियल का। सिर्फ आपने स्टार्टिंग मटेरियल को याद कर लेना है कि अल्केन्स हो तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, अल्कीन्स हो तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, और अगर अल्काइंस हो तो उनका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। तो आपने स्टूडेंट इस चीज को जहन में रखना है। तो सबसे पहले अगर आप इस सोडियम को, ये कंपाउंड है बेसिकली, ये साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था
कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनका जनरल फार्मूला RCOOH होता है। इट मीन एक ऐसा कंपाउंड जो कि उस एसिड से डिराइव किया जाए, उस एसिड का साल्ट बनाया जाए। तो अगर आप RCOOH को, हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर देते हैं, किसी भी मेटल से, दैट इज सोडियम हो सकती है या फिर वो पोटाशियम हो सकती है। तो अगर आप उसको किसी मेटल से रिप्लेस कर दोगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, साल्ट। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मीन ये सिंपलेस्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड है जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया है, सोडियम एटल से। एज ए रिजल्ट इट विल फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है और अगर आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो बाय एडिंग इन वाटर दे विल प्रोसीड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो हैंग कर दें, दैट इज कैथोड एंड एनोड, तो वहां पर जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस होता है। एज ए रिजल्ट वहां पे अल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे R2R, R रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अल्काइल ग्रुप को, दैट इज CH3, या वो CH3 CH2 भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब ये डिपेंड करता है कि आपने स्टार्ट में कौन सा अल्काइल ग्रुप यूटिलाइज किया है। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है कि अगर आप सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लें और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को गुजारें किससे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो एज ए रिजल्ट वहां पर क्या होगा, अल्केन्स की सिंथेसिस होगी। अगर वहां पे अल्केन्स की सिंथेसिस होती है इट मीन अल्केन की प्रेपरेशन होती है। तो अल्केन की प्रेपरेशन के नतीजे में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है और इसके अलावा जो है वहां पे इसके अलावा जो है यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ये जो है वो एवेल्युएट होंगी। और एवेल्युएट होने के बाद यहाँ पे एक और कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पे कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का पहली टिप आपने याद करनी है वो ये होगी कि इसके अंदर आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, आपने कंपाउंड या ये जो रिएक्शन है इसका आपने स्टार्टिंग मटेरियल याद करना है। ठीक है, इस कंपाउंड का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है। सबसे पहले आपने इसका फार्मूला याद करना है, दैट इज RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या फिर पोटाशियम साल्ट ऑफ ए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी इसका आप क्या बनाते हो, सोल्यूशन बनाते हो वाटर में और फिर इसको किस प्रोसेस से गुजारते हो, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। एज ए रिजल्ट यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन होती है, अल्केन की। साथ ही स्टूडेंट्स इन्होंने इस प्रोसेस की जो है वो एक लिमिटेशन भी बता दी है, एक खामी भी बता दी है कि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सूटेबल होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। अब सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या है, तो ऐसी एल्केन जिनमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ जाए या इधर दो कार्बन हो, यानी आप ये प्रोसेस समझ सकते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि टू टू का मल्टीपल, 2 4 6 8, इस तरह से ये प्रोसेस जो है उसको हम सिमेट्रिकल अल्केन बोलते हैं। यानी ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी सिंथेसिस के लिए प्रोसेस सूटेबल है। जबकि मीथेन, मीथेन में आप जानते हैं स्टूडेंट्स एक कार्बन होती है या जो 8 नंबर ऑफ वाली कार्बन एटम होती हैं उनको आप इस प्रोसेस से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उसकी रीजन अभी आप उसके मैकेनिज्म को जब आप देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों जो है वो इससे अनसिमेट्रिकल अल्केन की सिंथेसिस आप नहीं कर सकते। तो यहाँ तक करने के बाद उम्मीद करती हूँ ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैडम आपने स्टेशन का स्टार्ट सोडियम से लिया, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप सोडियम के साल्ट से करें, आप पोटाशियम के साल्ट से भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने इस फार्मूले को पहले तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। स्टेशन का मैकेनिज्म स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अल्केन के लिए आए, अल्कीन के लिए आए या अल्काइन के लिए आए। ये टॉपिक जो है वो आपसे किसी भी जो आपका टॉपिक है ये
सिंथेसिस का ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। और अगर आपको अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। लेकिन इन लेक्चर्स को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का रूल ही यही है कि जब भी आप इसको पढ़ें तो सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये समझ नहीं आएगा। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस इसकी मस्ट करनी है। और एट द एंड ऑफ योर लेक्चर आई विल पोस्ट सम असाइनमेंट to all of you. As a result, you will practice and show me your mechanism of concerned compound. तो अब हम देख लेते हैं इस चीज को आगे फर्दर। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट था। अब आप चाहे सोडियम से भी ले सकते हैं या यहाँ पे पोटेशियम भी लिख सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। अब हमने किया क्या है कि हमने आर को किससे रिप्लेस कर दिया, मिथाइल से। ये देखिए आर की जगह क्या आ गया, मिथाइल, यानी CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है। इसी तरह यहाँ कार्बन थी, कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन है। यहाँ देखें इस आर को तो आपने मिथाइल से रिप्लेस किया, जो कार्बन थी उसके साथ 2 ऑक्सीजन है। यहाँ सोडियम के बजाय हमने क्या ले लिया है, पोटाशियम ले लिया है। तो ये एक तरह से इस रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। तो यहाँ देखें कार्बन के 4 बॉन्ड, इस एक 2 डबल बॉन्ड इसने ऑक्सीजन से बनाए हैं और एक सिंगल बॉन्ड आगे उसने फर्दर ऑक्सीजन से बनाया है। एंड नेक्स्ट वन कार्बन का बॉन्ड जो है वो इस मिथाइल ग्रुप से है। तो वो ये बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है इसके मैकेनिज्म में, कि कार्बन टू ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ये O नेगेटिव और K पॉजिटिव, K पॉजिटिव और O नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसके साल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इसको वाटर में गुजारते हैं तो आप बखूबी जानते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड का साल्ट हो तो वो वाटर में जाने पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आयोनाइज। इस स्टेप को बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रोसेस। यानी आयोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सॉरी, ये लाइन जो है वो गलत ड्रॉ हुई है। ये रेड लाइन जो है वो ऑक्सीजन और के पॉजिटिव के दरमियान आनी थी, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों ने स्टूडेंट्स नमक के बारे में पढ़ा है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। जब भी वो वाटर में डिजोल्व होता है तो बाय डिजोल्विंग इन वाटर इट विल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ आयन, वन इज केटाइन दैट इज सोडियम आयन एंड अदर इज एन आयन दैट इज क्लोराइड आयन. In the same way, when a salt of monocarboxylic acid is dissolved in water, it will produce 2 type of ion. One is potassium ion and other is एसीटेट आइन। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, CH3 C नेगेटिव, ये है आपके पास एसीटेट। जिसको आप अगर CH3 COOH की फॉर्म में अगर होता है तो ये विनीगर या इसको आप एसिटिक एसिड बोलते हैं, लेकिन उसके हाइड्रोजन को आपने पोटाशियम से रिप्लेस किया हुआ है। तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल आपने याद करना है, दैट इज RCOO नेगेटिव, K पॉजिटिव हो तो R को आप मिथाइल से रिप्लेस कर दो और सोडियम को आप पोटाशियम से रिप्लेस कर दो। तो इस फर्स्ट स्टेप को बच्चे अच्छी तरह से लिख के आप 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करें। इस स्टार्टिंग मटेरियल को याद करें कि इसमें हो क्या रहा है, कि जब भी कोई भी साल्ट वाटर में जाता है तो बाय गोइंग इन वाटर इट विल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ आयन, वन इज केटाइन एंड अदर इज एनाइन। अभी आपको रिएक्शन के स्टार्ट में बताया था कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजरता है। एंड इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, वहां पर 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स आपको बताया कि हैंग कर दिए जाते हैं, वन इज नोन एज एनोड एंड अदर इज नोन एज द कैथोड। तो इनके नेम रिप्रेजेंट करते हैं कि जब भी आपके पास ये 2 तरह के आयन बनते हैं, जो पॉजिटिव आयन होता है इसको हम केटाइन बोलते हैं, जो नेगेटिव आयन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन। तो A9 जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगा एनोड को, यानी जो A9 होते हैं दे ऑलवेज मूव टुवर्ड एनोड साइड बिकॉज एनोड कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज, व्हाइल पॉजिटिव आयन जिसको आप केटाइन बोलते हैं, केटाइन ऑलवेज मूव टुवर्ड कैथोड बिकॉज कैथोड हैज अ negative charge. So opposite charge will attract each other. As a result, they will go towards their respective electrodes. तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये जो एसिटेट आइन का ये जो हमारे पास नेगेटिव आइन आएगा जिसको आपने A9 कहा है, ये 9 किसकी तरफ जाएगा, एनोड की साइड पे। एनोड के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड द एनोड साइड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस हुई। अब इलेक्ट्रोलिसिस में, अच्छा स्टूडेंट्स ये बात आपको बता दूं कि अगर किसी चीज पर नेगेटिव चार्ज आए तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो अपने माइंड में सेकंड चीज जो आप लोगों ने याद करनी है इसके हवाले से, फर्स्ट स्टेप में कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आप क्या करोगे कि कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का स्टार्टिंग मटेरियल याद करना है। और स्टार्टिंग मटेरियल इसका क्या होगा बच्चों, sodium salt of monocarboxylic acid for the preparation of alkane,
ठीक है। और सेकंड चीज में आपने क्या देखना है कि जब उनके केटाइन और एनाइन सेपरेट होते हैं तो एनाइन विल मूव टुवर्ड एनोड, और यहाँ पर इस एनाइन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऑक्सीजन है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन के स्टार्ट में देखें तो इस रिएक्शन के स्टार्ट में हमने क्या वर्ड लिखा हुआ है? टू। टू का मतलब क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टू लगाया गया है। इट मीन ये इस रिएक्टेंट के, ये जो एसीटेट आइन है, इसके टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इट मीन अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा कि अपने ये दो में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और एक इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाएगा। अगर किसी भी कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन रह जाए तो उसको बच्चे इस तरह डॉट डाल के लिखते हैं, और इस डॉट को बोलते हैं रेडिकल। और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर आ जाएगा। क्योंकि ये दो कंपाउंड है तो यहाँ पे दो रेडिकल इस तरह से बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। नेगेटिव के लिए ई नेगेटिव का साइन होगा। तो यहाँ पे आपको पहले ये बात जहन में पुख्ता करनी है कि इस नेगेटिव का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस, एज ए रिजल्ट इट विल गिव इट्स वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, और अदर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डॉट की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर सारे प्रोसेस में आपको सिमिलर नजर आएगा। ठीक है। सेकंड चीज देखिए, सेकंड में आपने क्या करना है कि एक ही जो आपके पास मॉलिक्यूल है इसको आप एज इट इज लिखें। आपकी बुक में कोई एरो नहीं डाले हुए, उन्होंने डायरेक्ट ये बताया कि ये अलहदा हो जाएगा, इस पे CH3 रेडिकल बनेगा, और यहाँ आपकी बुक वालों ने लिख दिया कि यहाँ CO2 बन जाएगा। अब मैंने आपको ये खोल के इसलिए बताया कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं समझ आती कि ये किस तरह से रेडिकल बन गए। तो मकसद आपको अंडरस्टैंडिंग करवाना है। अगर स्टूडेंट आपको ये एरो वाला प्रोसेस मुश्किल लगे तो आप बेशक एरो मत डालें, आप डायरेक्ट अपनी बुक वाला एज इट इज भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है तो आपको समझाने के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों कि इस ऑक्सीजन के ऊपर यही वाला कंपाउंड है जो आपने एज इट इज लिख लिया है। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपको ये भी बताया था कि अगर किसी दो एलिमेंट के दरमियान में कोई बॉन्ड डेवलप होता है तो इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि इस बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल मूव हेयर and other electron of this oxygen will move here. It mean इस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इट मीन एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है, इस एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ आने से और इस एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहाँ आ जाएगा? इस मिथाइल के ऊपर। एज ए रिजल्ट कार्बन के ऊपर एक डॉट आ जाएगा। चूंकि यहाँ दो मिथाइल है तो यहाँ पे आप टू स्टार्ट में लिख दोगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ से रप्चर हो जाएगा, और इस तरह कार्बन के 4 बॉन्ड इस केस में पूरे हो जाएंगे। अगर अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये भी करेंगे कि मैडम इस केस में तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है, तो मैकेनिज्म जब भी होता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों में कमी हो सकती है, उसके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। तो इसलिए उसके ऊपर हम रेडिकल की सिंबल डालते हैं, डॉट की सिंबल डालते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको स्टिल एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा कि ये जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप का एंड अदर इलेक्ट्रॉन फॉर अनदर मिथाइल ग्रुप का, ये दोनों आपस के अंदर शिरकत करेंगे। और शिरकत करने की वजह से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो दो तरह के मिथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने से यहाँ पर क्या बनेगा? इनका बॉन्ड की डेवलपमेंट हो जाएगी। और जैसे ही इनका बॉन्ड आपस में डेवलप होगा तो एज ए रिजल्ट दे विल प्रोड्यूस इथेन मॉलिक्यूल। तो इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो ये इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी कि one of the electron of this methyl group and another electron of this methyl group will take part with each other. As a result, they will produce a sigma bond between them. So, ethane molecule will be formed after the electrolysis.
तो हमने यहाँ पे क्या चीज डिटेल में देखी कि आप लोगों ने सबसे पहले इसको अच्छे से तैयार करना है कि एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेप में लूज होगा, लूज होने से इस एसीटेट आयन जो है वो एसीटेट रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और ये जो एसीटेट रेडिकल होगा ये क्या करेगा, ये अपना एक ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट करेगा, एंड द इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज टू कार्बन एटम विल गो हेयर। सो यहाँ पे जब आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड की डेवलपमेंट होगी, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। When these two radical will combine with each other, they will produce an alkane. तो आपको ये बता रही थी कि अगर तो ये एरो आपको समझ आते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको इन एरो की समझ नहीं आती, या आपको लगता है कि आप लोग रट्टा लगा के इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो आप लोगों को जो वे बेटर लगे बच्चों, आप लोग कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको अंडरस्टैंडिंग करवाना था। दोनों वेज आपको मैंने बता दिए हैं। आपकी बुक में ये एरो नहीं है। आपको जो मेथड सूटेबल लगे, आपको रटा लगाना इजी लगता है तो आप रटा लगाइए, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के वे से चलना चाहते हैं तो आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो ये आप पर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे आपकी बुक में थोड़ी सी डिटेल है कि जब एसिटिक एसिड जो है इसके साल्ट को आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एसिटेट आइन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, एज अ रिजल्ट इट विल मूव टुवर्ड एनोड, और वहां एनोड पर जाने पे हमेशा ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं। तो आपको ये भी बताया था कि एनोड पे हमेशा किसका प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का होता है। इट मीन अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन होती है तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की वजह से इस एसीटेट आयन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटेट के फ्री रेडिकल में। यानी इसकी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में जब ये नोड पे जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू एसीटेट रेडिकल, और इलेक्ट्रॉन लूज होने से ये किस में कन्वर्ट होता है, एसीटेट के फ्री रेडिकल में। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, फ्री रेडिकल जो मिथाइल के होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और दोनों मिथाइल रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने से क्या प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज ईथेन। तो ये तो था यहाँ तक का रिएक्शन। जबकि कैथोड पे आप जानते हैं कैथोड जो है वहां पे हमेशा रिडक्शन होती है स्टूडेंट्स। तो कैथोड पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे कि एनोड वाली साइड से जो दो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ये कौन कैप्चर कर लेगा, दैट इज कैथोड। और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोक्साइड आइन प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्योंकि यहाँ पोटाशियम भी मौजूद था तो पोटाशियम इस OH नेगेटिव आयन से कंबाइन होगा एंड दे विल फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आप एक मेथड के लिए कैथोड पर याद कर लेते हो तो यही मेथड फॉर अल्कीन्स की प्रेपरेशन में भी है, यही मेथड फॉर अल्काइंस की प्रेपरेशन के अंदर भी है। तो इस कैथोड के रिएक्शन को स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टार्टिंग एक तरह से देख लें कि रिएक्शन स्टार्ट किससे हो रहा है, वाटर से हो रहा है। तो वाटर से स्टार्ट होने पर ये रिएक्शन आगे कहाँ पर मूव करेगा वो आप लोग देख सकते हैं। और इसकी तरह जो है वो अब आप अल्कीन्स की प्रेपरेशन जो है वो देखेंगे। लेकिन इस रिएक्शन की अभी आपको बताया कि इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन, दो लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन ये थी कि इसके जरिए आप सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन तैयार कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्केन की सिंथेसिस नहीं कर सकते। इट मीन रीजन क्या थी कि यहाँ देखें जब दो कार्बन दो रेडिकल्स हैं बेसिकली कंबाइन होना है तो एक रेडिकल तो नहीं रहेगा। इट मीन अगर दो रेडिकल हैं तो दो रेडिकल कंबाइन होंगे तो ही अल्केन बनेगी। इट मीन अगर यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पर भी दो कार्बन है तो इट मीन टोटल 4 कार्बन बनेंगी। इसी तरह अगर 3 कार्बन यहाँ है और 3 कार्बन यहाँ है तो टोटल 6 कार्बन बनेंगी। तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि ये प्रोसेस जो है, ये जो मेथड है वो अनसिमेट्रिकल अल्केन की सिंथेसिस के लिए सूटेबल नहीं है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यही इसी स्कीम को हम फॉलो करेंगे ताकि आज का लेक्चर आपको टफ ना लगे। सेम और सिमिलर और जो कॉमन चीजें हैं वो आपको इकट्ठा बता रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद आपको ये बताया कि हर एक के लिए आपने स्टार्टिंग मटेरियल तैयार करना है, बस बाकी सबका प्रोसेस सेम है। जैसे यहाँ देखें ये वो मेथड है जिसके जरिए आप अल्कीन को तैयार करेंगे। एंड व्हाट इज अल्कीन? अल्कीन इज बेसिकली अ दोस कंपाउंड व्हिच हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन देम। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो देखें ये भी बेसिकली सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। लेकिन अब ये मोनो कार्बोक्सिलिक नहीं है। मोनो का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक सी डबल ग्रुप हो। क्योंकि इसमें दो सी डबल ग्रुप हैं तो यहाँ पे दो सोडियम लगेंगे। एज ए रिजल्ट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डाई सोडियम सक्सीनेट।
तो इट मीन हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो कंपाउंड है दैट इज डाई सोडियम सक्सीनेट, ये डिराइव हुआ है सक्सीनिक एसिड से। एंड व्हाट इज सक्सीनिक एसिड? कि अगर आप इन दोनों हाइड्रोजन की जगह, सॉरी इन दोनों सोडियम की जगह दो हाइड्रोजन लगा दें तो ये कंपाउंड कहलाएगा सक्सीनिक एसिड। लेकिन अगर आप उन दोनों हाइड्रोजन की जगह पे दो सोडियम लगा देते हैं तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है? डाई सोडियम सक्सीनेट। तो यहाँ देख लें, आपको साथ ही कंपैरिजन भी करवा देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो था ये साल्ट था किसका? मोनोकार्बोक्सिलिक का, यानी इसमें एक सी डबल ओ नेगेटिव और के पॉजिटिव है। जबकि इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर दो सी डबल ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव है। फर्स्ट स्टेप सेम वही है कि फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होती है, ये वाटर में जाता है और वाटर में जाने पर आपको बताया था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म होते हैं। अब यहाँ लिखते हुए नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव लगाना मुझे याद नहीं रहा, तो बच्चों आप लोग जो है वो इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव मस्त लगा लीजिएगा। इसी तरह जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव आयन सेपरेट होते हैं देन दे विल मूव टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अभी आपको बताया कि एनाइन ऑलवेज मूव टुवर्ड एनोड व्हाइल केटाइन ऑलवेज मूव टुवर्ड कैथोड। सो वी कैन से दैट कि व्हेन दिस डाइसोडियम सक्सीनेट आयन will go through the process of electrolysis, it will lose its electron. अब यहाँ देखें बच्चों, यहाँ भी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एंड दिस ऑक्सीजन विल आल्सो हैव अ नेगेटिव चार्ज। इट मीन दो नेगेटिव चार्ज हैं, तो दो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। एज ए रिजल्ट दे विल फॉर्म दिस फ्री रेडिकल ऑफ डाइसोडियम सक्सीनेट। तो यहाँ देखें इस प्रोसेस में क्या हुआ था। इस प्रोसेस में भी फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि ये जो नेगेटिव वाली साइड है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अगेन एंड अगेन आपको रिपीट करी हूँ कि इसको कंपैरिजन के साथ याद कीजिएगा। इन तीनों को के लिए बेहतर वे ये है कि आप एक पेपर लें, एक पेपर के ऊपर 3 लाइनें ड्रॉ करें, उसके ऊपर लिखें कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तीनों को कंपैरिजन से तैयार करें। तीनों के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल सिर्फ आपने तैयार करना है, बाकी होल प्रोसेस सेम है बच्चों। तो यहाँ पे आपको अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप में इधर भी नेगेटिव आयन आएगा, इधर भी नेगेटिव आयन आएगा। फर्स्ट स्टेप में दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इट मीन एनोड पे जाने पे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे आपकी बुक वाला मैंने प्रोसेस एज इट इज डाल दिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप समझना चाहें तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इट मीन इनका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पे अल्कीन दैट इज ईथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रोसेस सेम ही है। यहाँ देखें कैथोड के ऊपर वही रिएक्शन हुए जो यहाँ हुए थे कि वाटर ने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? दो इलेक्ट्रॉनों को ले लेना है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी वाटर ने फर्स्ट स्टेप में दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लिया है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे डाई सोडियम सक्सीनेट का साल्ट लिया है तो यहाँ पोटाशियम की जगह पे सोडियम आयन आ जाएगा और ये क्या फॉर्म करेंगे? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है स्टूडेंट्स कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अब हम देखते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की प्रिपरेशन फॉर अल्काइंस के लिए। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए आपने इसका भी स्टार्टिंग मटेरियल तैयार करना है। इस कंपाउंड का स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज पोटाशियम मेलिएट। इस कंपाउंड का नेम क्या है? यहाँ भी देखें, ये भी डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है और यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि इस कार्बन टू कार्बन के दरमियान में एक और बॉन्ड आना था लाइक इन दिस वे। ठीक है, तो ये कुछ लिखते हुए प्रॉब्लम हुई है इन स्ट्रक्चर्स को। तो फर्स्ट स्टेप सेम जिस तरह आपको पिछला बताया कि सेम होगा कि आयनाइजेशन होगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने तैयार क्या करना है कि जब आपने अल्केन लेनी है तो अल्केन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? दैट इज पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास अल्कीन की प्रेपरेशन है उसका स्टार्टिंग मटेरियल डाई सोडियम सक्सीनेट है। और अगर आप अल्काइंस की बात करेंगे तो अल्काइंस का यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और इस कंपाउंड का नेम होगा पोटाशियम मेलिएट। तो आयनाइजेशन के प्रोसेस से गुजरने पर यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस होगा कि एनोड पे रिएक्शन होगा। एनोड में देखें इस ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अगेन ये दोनों अपने अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और पीछे इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, अब ये पोटाशियम साल्ट ऑफ मेलिएट का रेडिकल बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगेन ये रेडिकल अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। इस कार्बन टू कार्बन के दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। इट मीन यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लूज होंगे? 2 मॉलिक्यूल लूज होंगे।
यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसी तरह यहाँ भी जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। एज ए रिजल्ट दे विल फॉर्म एन इथाइन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से अगर आप इसको तैयार करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अगेन देखें कैथोड पे रिएक्शन सिमिलर है, तीनों रिएक्शन में कैथोड पे सेम है कि फर्स्ट स्टेप पे वाटर ने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना है। इट मीन जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा। इट मीन ये हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होंगे, और ये हाइड्रोक्साइड आयन जब कंबाइन होते हैं पोटेशियम आयन से देन दे विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मुश्किल नहीं लगा होगा। सिर्फ आपने एक दफा टेक्निक सीखनी है, आप 2 से 3 दफा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप तीनों दफा लिख रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस रिएक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज तीनों का वे सेम है, तीनों का प्रोसेस सेम है। आपको करवाया थोड़ा डिफरेंट वे से था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इशू ना हो। ये तीनों बच्चे सिमिलर है, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Let's start another topic, that is the reactivity of alkanes. Alkanes के बारे में आपको बताती चलूं कि alkanes अभी आपको बताया कि ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है which is derived from paraffins, and paraffins को अगर आप मजीद ब्रेक डाउन करें इसका तो ये बनता है पैरम से। पैरम मीन लिटल and affins mean affinity. It mean alkanes are those compound which has a little reactivity, and they do not react under ordinary condition toward inert reagent like acid, alkalis, oxidizing agent and reducing agents। ये भी आप जब साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि एसिड्स में, अल्कलीज में और ये जो डिफरेंट रिएजेंट्स होते हैं उनके साथ अल्केन्स जो हैं वो अपने इतने ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते। यही वजह है कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं, क्योंकि इनके ज्यादा रिएक्शन मुमकिन नहीं है। तो इनके दो तरह के रिएक्शन होते हैं, वन रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड अदर इज थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। इसकी डिटेल फिर आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। उससे पहले आप लोगों ने इनकी रिएक्टिविटी देखनी है कि आया इनकी रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड होता है, ये क्यों नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों नहीं होती। तो उसकी रीजन ये है कि अगर आप देखें तो इन कंपाउंड में सबसे पहला जो बॉन्ड है वो अगर आप देखें दैट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन बॉन्ड के अंदर हम बोलते हैं कि इनके अंदर नॉन पोलैरिटी का फैक्टर एग्जिस्ट करता है। एंड व्हाट इज नॉन पोलर बॉन्ड? तो नॉन पोलैरिटी या पोलैरिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए हम मेन मूव करते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की जानिब। इट मीन अगर हमारे पास ये दो तरह के एलिमेंट हैं एंड वन एलिमेंट इज कार्बन एंड अदर एलिमेंट इज हाइड्रोजन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर कार्बन इज 2.5 and for hydrogen is 2.1. When we will subtract this 2.5 minus 2.1, then the difference between them is 0.4। तो 0.4 जो है वो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस की वैल्यू नहीं आती। तो अगर इसके अंदर जो है वो माइनर के डिफरेंस की वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब ये होता है कि इनके दरमियान में डिफरेंस बहुत कम है, इनके दरमियान में ज्यादा पोल्स क्रिएट नहीं है, इनमें कार्बन पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अगर इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता तो ये कंपाउंड ये कहलाता है कि इनके दरमियान में जो बॉन्ड है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वली शेयर्ड। ठीक है, तो चूंकि ये इक्वली शेयर्ड होंगे तो इनकी बॉन्डिंग का स्टेटस नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें इसको क्या बना देती हैं, इस कंपाउंड को, इस स्ट्रक्चर को नॉन पोलर। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये जो इनकी रिएक्टिविटी है अल्केन्स की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। तो यही वजह है कि जो आयनिक रिएजेंट है लाइक एसिड, अल्कलीज, अल्कलीज जिसको आप बेसिस भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनको कोई रिएक्शन साइट ही नहीं मिलती अल्केन्स के मॉलिक्यूल में अटैक करने के लिए जिसके साथ वो अटैच हो सके। तो एक फैक्टर तो अल्केन्स की नॉन रिएक्टिविटी का क्या है, नॉन पोलर करेक्टर ऑफ देयर बॉन्ड्स, कि चूंकि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दैट इज नॉन पोलर बिकॉज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज almost negligible. As a result we can say that they shown little reactivity toward acid alkalis. As a result they didn't find any site where they will attack। सेकंड फैक्टर जो डिस्क्राइब करता है अल्केन्स की नॉन रिएक्टिविटी को स्टूडेंट्स दैट इज द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले आप सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग पढ़ लीजिए कि आपने पढ़ा था कि एक बॉन्ड, एक एटम का जो स्फेरिकल साइड होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है थ्रू दिस एक्सियल वे से, यानी ये जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जिसको आप बोलते हैं, ये बिल्कुल इसके सेंटर में ये बॉन्ड ओवरलैपिंग करके फॉर्म होता है।
इट मीन कि ये जो इनकी ओवरलैपिंग होती है इस सेंट्रल न्यूक्लियर एक्सिस पे, ये बहुत ही टाइट होती है। इट मीन अगर कोई बॉन्ड बहुत ही टाइटली जुड़ा हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए आपको लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर दो फ्रेंड्स अगर आपस में अच्छी दोस्तें हैं तो उनके फ्रेंड सर्कल को अगर आपने खत्म करना है तो ज्यादा साजिशें करनी पड़ेंगी, या किसी कंट्री को अगर आपने ब्रेक करना है तो वहां पे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इन द सेम वे हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कौन सा फैक्टर हो रहा है कि जो दो एटम के दरमियान में ओवरलैपिंग हो रही है, अगर तो वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो जो कि मेन एक्सिस है, तो सारी बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इस सेंट्रल एक्सिस पे लाई करती है। वो एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े हुए हैं। अगर कोई कंपाउंड उसमें ज्यादा टाइटली हेल्ड हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। इट मीन अगर कोई कंपाउंड को बहुत एनर्जी चाहिए टूटने के लिए, तभी तो इसके इलेक्ट्रॉन सेपरेट होंगे, तभी जाके वो नेक्स्ट किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल है, वो आसानी से टूट ही नहीं रहा है, तो इट मीन आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। इट मीन यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि एक ऐसी स्पीशीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, या कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए जिसका मतलब होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इन दोनों स्पीशीज को रिएक्शन साइट में अटैक करने के लिए कोई फेवरेबल प्लेस ही नहीं मिलती, बिकॉज देयर बॉन्ड आर ऑलरेडी tightly held with each other and both these factors make alkanes less reactive। तो इस लेस रिएक्टिविटी की रीजन क्या बनी कि अल्केन्स क्यों नॉन रिएक्टिव हैं? सबसे पहला फैक्टर आपने क्या पढ़ा कि नॉन पोलैरिटी ऑफ देयर बॉन्ड, एंड अदर फैक्टर इज द इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई भी अल्केन्स की रिएक्टिविटी के हवाले से पूछे तो आपने नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड एज वेल एज इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों फैक्टर्स को बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। जब आप लोग इसको डिस्क्राइब कर दोगे तो फिर आपको इसकी समझने में आसानी होगी। तो अब आपको ये माइंड यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अल्केन्स क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अल्केन्स की पूरी डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। और स्टूडेंट कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि आपको एंड पे जो है वो एक असाइनमेंट दूंगी जो कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है, और सॉल्व करने के बाद जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोगों ने शेयर कर देनी है, ताकि मैं देखूं आप में से कितने स्टूडेंट्स जो है वो इस रिएक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मुझे इससे आइडिया हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो आपने कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स के लिए आपने ड्राइव करना है, और आप लोगों ने स्टार्टिंग कंपाउंड खुद सोचेंगे कि स्टार्टिंग कंपाउंड उसके लिए क्या होना चाहिए। आपने स्टूडेंट मुझे सिंथेसाइज करके देनी है स्कीम फॉर ब्यूटेन। ठीक है, अल्केन है दैट इज ब्यूटेन, ब्यूटेन की आप लोगों ने सिंथेसिस का पूरा वे जो है थ्रू कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ अल्केन्स का वो आप लोग ड्राइव करोगे और मुझे उसका पूरा प्रोसेस सेंड करोगे। ये आज आपकी असाइनमेंट है, इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है कल तक, और कल मुझे जो है वो सेंड कर देनी है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं असाइनमेंट का, और मुझे कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जस्ट की बुक ओपन करते हैं, वहां से आप लोग आंसर निकालते हो, उसका छापा लगाते हो और सेंड कर देते हो। तो इसलिए आज आपको असाइनमेंट डिफरेंट दी है, ताकि जो चीज आपकी किताब में नहीं है वो आप खुद अपने माइंड से सोचें कि आप लोगों ने कैसे इसको सॉल्व करना है। पिछले दो जो लेक्चर्स की असाइनमेंट हुई है वो आपको फाइनल सोल्यूशन आज मैं इवनिंग में आपको पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में। और जो आप लोगों को आज मैंने असाइनमेंट अभी असाइन की है उसको आप लोगों ने कल तक स्टूडेंट हर सूरत में सॉल्व कर लेना है। आपके पास सबमिशन का टाइम 5 बजे है। मैंने आपकी कोई रीजन नहीं सुनी कि आप लोगों की लाइट नहीं थी या क्या प्रॉब्लम था। 24 आवर में आपको आराम से टाइम मिल रहा है, आप लोग आसानी से इसको पोस्ट करें। जैसे ही आपकी लाइट आती है आप लेक्चर को लें कि आप लोग बहुत कम लेक्चर को जो है वो व्यू कर रहे हैं। अब आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है और आपके कॉलेजेस जल्द ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये लेक्चर पीछे से रिपीट नहीं करने। यहाँ से हम लोग लेक्चर को हमारा एंड होगा, तो कॉलेज ओपन होने पर वहीं से आपके लेक्चर रिज्यूम हो जाएंगे। अभी आप पर है कि आप लोग देखें आप लोग इस चीज को कैसे ले रहे हैं। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।